और क्योंकि चाइना ने पहले भी घुसपैठ की अरुणाचल में, हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि जो मिडिल सेक्टर है, खास करके जो हिमाचल का एरिया था, उत्तराखंड का इलाका है, वहाँ 10,000 और सैनिक को तैनात किया जाए। पिछले कुछ सालों में हमारी सिक्योरिटी में काफ़ी मजबूती आई है, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में काफ़ी मजबूती आई है। और उन्होंने केवल एक ही चीज़ मांगी कि हर प्रकार से हिंदुस्तान को साइबर सिक्योर किया जाए। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक बगैर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। किसी भी देश की सशक्त सुरक्षा नीति से उसके आवाम में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और देश की सुरक्षा की खातिर अपने जान की बाजी लगाना त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण भी माना जाता है। प्राचीन धर्म ग्रंथों तक में लिखा है, जननी जन्मभूमि स्वदपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज की दुनिया में किसी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सैन्य ताकत से लगाया जाता है। इस लिहाज से जिस देश की सेना जितनी बड़ी और रक्षा नीति जितनी मजबूत अत्याधुनिक होती है, उसे दुनिया में उतना ही ताकतवर माना जाता है। जब भारत की चीन से युद्ध में कमजोरी का एहसास हुआ और फिर आगे चलकर हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने जैसी घटना को भी अंजाम दिया, बदलते वक्त के साथ युद्ध का तरीका भी बदल रहा है। इसका भविष्य क्या होगा? ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुल मिलाकर कहें तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में भारत की तैयारी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय सेना में मेजर जनरल रह चुके पीके सहगल सर। जनरल पीके सहगल सेना के कई उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आर्मी डिफेंस कॉलेज के हेड रह चुके हैं। सेना के 3,000 जवानों को आर्मी कॉलेज में विशेष ट्रेनिंग दे चुके हैं। साथ ही साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी अपनी सेवाएं दी। भारतीय सेना की एयर डिफेंस ब्रिगेड की कमान भी संभाल चुके हैं। कारगिल युद्ध के वक्त भी मेजर जनरल पीके सहगल विशेष भूमिका अदा की थी। भारतीय सेना रक्षा तंत्र में उनकी विशेष जानकारी समय समय पर देश के लिए उपयोगी रही है। तो सबसे पहले मैं जनरल साहब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, भारत देश का इतिहास रहा है कि उसने कभी पहले किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। वही सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा ड्रैगन का तो ये इतिहास ही रहा है। वो दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ कर अपने जमीन विस्तार की नीति को अंजाम देने की कोशिश करता रहा है। अभी एक खबर एलएसी से जुड़ी सामने आई है जिसमें 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। चीनी विदेश मंत्रालय का रिएक्शन भी आ गया, बड़ी संख्या में तैनाती से तनाव कम नहीं होगा। क्या ये विस्तारवाद पर नकेल कसने की शुरुआत है? एब्सोल्युटली एंड टोटली। चाइना के ऊपर किसी प्रकार का भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी क्या नीयत है उसके बारे में कोई नहीं जानता। चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पे उत्तराखंड और हिमाचल के जो बॉर्डर्स क्वाइट थे, जिनमें कोई खास बड़ा विवाद नहीं था सिवाय बाराहोटी को छोड़ के, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर अपने गांव बिछाने शुरू कर दिए, जिससे साफ तौर पे नजर आता है कि उसका इरादा कुछ और है। और क्योंकि चाइना ने पहले भी घुसपैठ की अरुणाचल में, लद्दाख के क्षेत्र में, सिक्किम में, इसके बावजूद की लिखित रूप में बड़ी सारी एग्रीमेंट्स थी हिंदुस्तान के साथ में, उसने तमाम एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान किसी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं मोल लेना चाहता। कहा जा रहा है कि चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर उत्तराखंड, नेपाल को भी जो है प्रोत्साहित कर रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे चाइना के साथ मिलकर। ये तमाम चीजों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि जो मिडिल सेक्टर है, खास करके जो हिमाचल का एरिया था, उत्तराखंड का इलाका है, वहाँ 10,000 और सैनिक को तैनात किया जाए। चीन ने साफ तौर पर इसको रिएक्ट किया और कहा है कि इससे हमारा जो बॉर्डर रेजोल्यूशन है उसमें किसी प्रकार का, या बॉर्डर टेंशन है उसमें किसी प्रकार का ढील नहीं आएगी। लेकिन वास्तव में अगर आप देखो 1962 से लेके अभी तक लगभग 70-80 साल हो चुके हैं, 64 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 62 ईयर्स। चाइना ने अभी तक हमको लक्ष्य भी नहीं दिए। उन्होंने अभी तक ये भी नहीं डिफाइन किया कि उनके मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ। ऐसे में साफ तौर पर नजर आता है कि चाइना की कोशिश है कि आहिस्ते आहिस्ते जब मौका मिले हिंदुस्तान के उन इलाकों के ऊपर कब्जा किया जाए जो आपके गडरिया, जो आपके ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जो आपके डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, जो आपके पासेस हैं, ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान हमेशा उसकी मर्जी पर रहे। हिंदुस्तान जो है आज का हिंदुस्तान वो 62 का हिंदुस्तान नहीं है। चाइना को अच्छी तरह समझता है, अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह पहचानता है।
और हमने चाइना को साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहते, हम एक पीस लविंग नेशन है, लेकिन अगर आपने छेड़खानी की और आपने हमारे ऊपर युद्ध थोपा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही भुगतने पड़ेंगे। और इसी को निगाह में रखते हुए हमने बड़े पैमाने पर सेंट्रल सेक्टर को स्ट्रेंथन किया है, साथ ही साथ हमने ईस्टर्न सेक्टर को भी स्ट्रेंथन किया है, अरुणाचल को, लद्दाख सेक्टर को भी स्ट्रेंथन किया है। और हमारे पास कुछ साल पहले केवल और केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी थी, हमारे पास ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं थे। हमने 2 स्ट्राइक कोर भी खड़े कर दिए, एक ईस्टर्न सेक्टर में 17 कोर जो अरुणाचल को और चिकन नेक एरिया को, सिक्किम को प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा लद्दाख सेक्टर में जो पाकिस्तान के खिलाफ 1 कोर था, मथुरा बेस कोर, उसको भी स्ट्राइक कोर माउंटेन्स का कन्वर्ट करके लद्दाख सेक्टर के लगा दिया है, ताकि अगर चाइना कुछ गड़बड़ी करता है तो हम चाइना को बहुत बड़े पैमाने पर एम्बेरस कर सकते हैं, हम घुसपैठ कर सकते हैं, और चाइना जो उस घुसपैठ को हमको हटा नहीं पाएगा। हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल ज़्यादा अच्छा है, उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी है, उनकी लीडरशिप ज़्यादा अच्छी है, वो पूरे माहौल से और पूरे वातावरण से हर प्रकार से वाकिफ है। इंटेलेक्चुअली, मॉरली, फिजिकली वो चाइना से हर प्रकार से सुपीरियर है। भारत के एक और पड़ोसी देश मालदीव की तरफ से लगातार उकसावे वाली हरकतें की जा रही हैं। वहीं अब भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर अपने एक नौसैनिक बेस INS जटायु स्थापित किया है। नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से मालदीव के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखो, हिंदुस्तान साफ तौर पे जानता है कि हिंदुस्तान की 90% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशन से होकर गुजरती है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो या अरेबियन सी हो, और इसकी हमको हर समय अपना लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसको प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ अपने सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसको भी प्रोटेक्ट करना है। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का भी 85% ऑयल और गैस जो है वो मिडल ईस्ट से आता है, इसी इलाके से होकर गुजरता है, और चाइना उसी को सिक्योर करने के लिए हिंदुस्तान को हर प्रकार से घेरने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बिछाने की कोशिश कर रहा है, और अभी उसने मालदीव के अंदर भी कुछ उनसे संधि करने की कोशिश की है, जिससे हिंदुस्तान के सैनिकों को वहां से हटा दिया जाएगा, और कहा जा रहा है कि चाइना उनको मुफ्त में विदाउट एनी प्री कंडीशंस उनको हर प्रकार की सहायता देगा। ये तमाम चीज़ों को निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने फैसला किया है कि INS जटायु को स्थापित किया जाए मिनिकॉय में, जो ओनली जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, शायद ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है मालदीव का, उससे केवल ओनली 30 नॉटिकल माइल दूर है, और वो चैनल लाइन के ऊपर है। 85 to 90% जो वर्ल्ड ट्रेड है जो इंडियन ओशन से गुजरता है वो उस चैनल से होकर गुजरता है, और हिंदुस्तान हर प्रकार से उसको डोमिनेट करना चाहता है। ऐसे में हमारे बेसेस अंडमान निकोबार आइलैंड में, लक्षद्वीप में, और कुछ और जगह पे हम जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉरिशस के साथ भी कुछ डील हुई है। हम चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के ऊपर हमारा हर प्रकार का सी कंट्रोल और सी डोमिनेशन हो, खास करके स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, एंड बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हमारे साथ में बड़े सारे और देश हैं, फ्रेंडली नेशन, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी भी है, सारे के सारे जो फ्रेंडली नेशन है वो भी हमारे साथ मदद करेंगे। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम चाइना के लिए कंप्लीट इंश्योर कर सकते हैं कि एक बूंद ऑयल या 1 लीटर गैस जो है, क्यूबिक मीटर गैस जो है वो इस इलाके से ना होकर गुजरे। इसलिए INS जटायु जो है बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही उपजाऊ होगा, और हिंदुस्तान कड़ी नजर रख सकता है चाइना की एक्टिविटी के ऊपर, और साथ में अपने सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। मोसाद यानी वो खुफिया एजेंसी जिसके नाम से दुश्मन भी थर-थर कांपते थे, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि वो भी हमास के हमले के इनपुट को लेकर नाकाम हो गई। इससे भारत को क्या सीख मिलती है? भारत को सबसे बड़ी सीख है कि अनफॉर्चुनेटली इजराइल को यकीन था कि उसकी फोर्सेस जो है टोटली इनविजिबल है, उसकी इंटेलिजेंस है टॉप क्लास है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत जबरदस्त उसके साथ धोखा हुआ। मुसाद ने कम से कम कई महीनों से हमास तैयारी कर रहा था, लगभग कहा जा रहा है कि 1 से 2 साल से तैयारी कर रहा था। उसने इतनी टनल्स बनाई, 1300 टनल बनाई, लेकिन मुसाद को तमाम इंटेलिजेंस के बावजूद इसकी कोई भनक नहीं हुई। और उन्होंने जब 7 अक्टूबर को हमला किया तो वास्तव में उस समय वहां जो सेनाएं थी जो बॉर्डर पे तैनात थी उनको भी हटा के वेस्ट बैंक की तरफ भेज दिया गया था, और उनका जो फेस्टिवल था, फंक्शन था, उस समय उन्होंने ऐसे टाइम चूज किया जिससे कंप्लीटली
उनका इंटेलिजेंस सिस्टम और उनकी डिफेंस सर्विसेज जो है ऑन द बैकफुट पाई गई। हिंदुस्तान को भी साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि आपको हर प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान कुछ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को मौका मिला तो पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सकता है, और अगर चीन को मौका मिला तो चीन भी कार्रवाई कर सकता है, और अगर इन दोनों को कोई मौका मिला तो ये दोनों मिलकर कलूसिवली हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है पूरी दुनिया के लिए कि कॉम्प्लेसेंट मत होना। हमको साफ तौर पर नजर आता है कि पिछले कुछ सालों में हमारी सिक्योरिटी में काफी मजबूती आई है, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में काफी मजबूती आई है। हमको मिनट टू मिनट इंटेलिजेंस में इनपुट्स मिल रहे हैं अपने ड्रोन्स की वजह से, अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से, अपनी सर्विलेंस के माध्यम से, और फ्रेंडली फॉरेन नेशंस के माध्यम से। अमेरिका, ये तमाम इनपुट्स मोसाद को भी मिल रहे थे। उसके बावजूद भी अब देखो उनको भनक ही नहीं हुई जब हमास ने हमला किया। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान ने भी, जब हमने पोखरान 1 किया और पोखरान 2 किया, दुनिया की तमाम कोशिशों के बावजूद हम वो कर सके जिसको कोई दुनिया पकड़ नहीं सकी उस समय। ऐसे में हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमको हर समय सतर्क होना है, क्योंकि अगर मोसाद धोखा खा सकता है तो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज भी आसानी से धोखा खा सकती है। आतंकवाद के बदलते चेहरे को कैसे पिछले 10 सालों में भारत ने बेहतर तरीके से डील किया है? आगे क्या ड्रोन्स और दूसरे आधुनिक यंत्र सीमा पर घुसपैठ को और चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं? ये आपका सवाल बहुत अहम है। अगर आप देखो तो पिछले 10 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पर आए दिन हिंदुस्तान के ऊपर कश्मीर के अंदर कुछ ना कुछ हमले होते थे। सीज फायर को वायलेट किया जाता था, लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर को पाकिस्तान आए दिन उसको वायलेट करता था। हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता था। कभी सैनिकों के ऊपर हमले होते थे, कभी स्कूल जलाए जाते थे, कभी बैंक लूटे जाते थे, कभी हमारे सैनिकों के ऊपर ग्रेनेड्स फेंके जाते थे, कभी पेट्रोल बम फेंके जाते थे। पथराव की घटनाएं रोज होती थी। जब कोई आतंकवादी मारा जाता था उसके फ्यूनरल के लिए 10 से 15-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे और फौज को की कार्रवाई में हर प्रकार की बाधा डालते थे। लेकिन जब ये सरकार आई तो सरकार ने फैसला किया कि पहली बात है, हमारी जो पॉलिसी है बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और आईबी के ऊपर, उसमें बदलाव किया जाएगा। हमने साफ तौर पे दुश्मन को बोला, पाकिस्तान को या दूसरे दुश्मन को, कि अगर आपने कोई भी बड़े हादसे को अंजाम दिया तो हम आपके देश में घुसकर मारेंगे। उसी के नतीजे पर उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसी के बाद में पुलवामा के बाद में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, जिससे पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ गया कि हिंदुस्तान जो है इस माफी की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। और तब से लेकर अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जहां तक वैली के अंदर का ताल्लुक था, फौज को फ्री हैंड दिया गया और कहा गया कि 0 टॉलरेंस फॉर आतंकवाद। इसके तहत 85 to 90% वहां के जो कमांडर्स हैं टेररिस्ट के, वो सारे मारे गए। उनका मोरल इज डाउन द बूट्स, उनकी लीडरशिप है ही नहीं, उनके असला और हथियार खत्म हो गए हैं। फिर बहुत बड़े पैमाने पर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जो पैसा आता था, वो पैसे को ब्लॉक किया गया कई साधनों से, कई माध्यम से। हमने दुनिया को भी साफ तौर पर दर्शाया कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इस माफी की कार्रवाई कर रहा है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा और साथ ही साथ जो हुर्रियत थी, जिसका कोई लेना देना नहीं था, वो एक सेल्फ स्टाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी और कहते थे हम बड़े पार्टनर हैं। और ये विवाद जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है, ये विवाद में 3 पार्टीज हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है और हुर्रियत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हुर्रियत डज नॉट एग्जिस्ट, हुर्रियत इज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने बैन किया। और आप देखो अभी हुर्रियत का नामो निशान नहीं है, हुर्रियत हर प्रकार से खत्म हो गई है। तो ऐसे में हमने बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं अपने देश को सिक्योर करने के लिए, और कड़ा मैसेज हमने भेजा है। अभी पाकिस्तान जो है, जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल है या आईबी है, उसके माध्यम से किसी प्रकार से कोई भी असला या घुसपैठ आसानी से नहीं कर पा रहा। इसको निगाह में रखते हुए वो भी ड्रग्स को भेज रहा है, वेपन्स को भेज रहा है, एमुनिशन को भेज रहा है, और फेक करेंसी को हिंदुस्तान में दाखिल कर रहा है ड्रोन्स के माध्यम से। और साफ तौर पे ये देखते हुए कि अजरबैजान और आर्मीनिया की युद्ध, उसके बाद में यूक्रेन और रशिया की युद्ध, और अभी इजराइल और हमास का युद्ध को देखते हुए कि ड्रोन्स आज के माहौल में बहुत ही अहम वेपन ऑफ वॉर हो गया है। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान ने बड़े पैमाने पर अपनी ड्रोन क्षमता भी बढ़ाई है।
हमने प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा, आईआईटी को जोड़ा, और अब देखो हमने स्वॉर्म ड्रोन्स भी कर लिए इकट्ठे, और वो हिंदुस्तान की फोर्सेस में इंडक्ट हो चुके हैं। दूसरे ड्रोन भी हो गए हैं, बहुत सारे ड्रोन। हिंदुस्तान चाहता है कि अगले 5 साल में इसमें बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब बन जाए। फिर कई प्रकार के हमने प्रेडेटर ड्रोन जो है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन है, उसको अमेरिका से ले रहे हैं। 16 ड्रोन हम नेवी के लिए ले रहे हैं, और 8 ईच जो है आर्मी और एयरफोर्स के लिए ले रहे हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान खुद कई प्रकार के ड्रोन बनाना शुरू कर दिए, और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी भी बड़े पैमाने पर लगाई जाए। अभी हमने एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी काफी बड़े पैमाने पर लगानी शुरू कर दी है, लेकिन इस समय हम पूरे बॉर्डर को ड्रोन के माध्यम से, एंटी ड्रोन सिस्टम से कवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस समय जो है, जो हमारे क्रिटिकल एसेट्स है, जैसे कि हमारे फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं, फॉरवर्ड एमुनिशन डम्स हैं, फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस हैं, उनको हर प्रकार से एंटी ड्रोन सिस्टम से उनके ऊपर तैनात किए हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते हम पूरे बॉर्डर को अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एज वेल एज आईबी एंड लाइन ऑफ कंट्रोल हम एंटी ड्रोन सिस्टम से तैनात करेंगे, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा। जहां तक वो पाकिस्तान का ताल्लुक है, घुसपैठ को रोकने के लिए हमने कई प्रकार के इंडक्शन किए वेपन सिस्टम्स के। हमने लेजर गाइडेड लेजर फेंस लगाई है कई जगह में, फिर हमने नाइट विजन डिवाइसेस लगाई हैं, थर्मल इमेजर्स लगाए हैं, ऐसे रेडार्स लगाए हैं जो उसकी हर मूवमेंट और हर हरकत को, इंक्लूडिंग पैदल वालों को पहचान सके, देख सके। फिर हमने अनअटेंडेड सेंसर लगाए हैं, जो जिनको ग्राउंड के अंदर लगाया गया है, जिसमें वो अगर कोई पानी के रास्ते से आना चाहे तो हम पकड़ सकते हैं, अगर वो टनलिंग के माध्यम से आए तो उसकी भी हमको अर्ली वार्निंग मिल सके। यानी दूसरे लफ्जों में हर प्रकार से हम देश को सुरक्षित और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सैन्य आधुनिकीकरण का पैमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदल रहा है। भारत में इसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, हिंदुस्तान भी साफ तौर पे जानता है कि आने वाले समय में जो है नेट सेंट्रिक वॉरफेयर होगी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, साइबर वॉरफेयर होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत बड़ा, और रोबोट बहुत बड़ा हिस्सेदार होंगे। इसको निगाह में रखते हुए हिंदुस्तान भी बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है, आईआईटीज को इन्वॉल्व किया है, और स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व किया है, और अगले 5 साल में हिंदुस्तान हर प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। साथ ही साथ हमारी समझौते हुए हैं अमेरिका के साथ में, इसराइल के साथ में, फ्रांस के साथ में, और अनेकों फ्रेंडली देशों से, जिनसे हम तमाम टेक्नोलॉजी को हासिल करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, जिससे हम अपने देश को हर प्रकार से सुरक्षित कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कई वेपन सिस्टम्स में, और इन्हीं को और इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आए दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है अगर हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो इतिहास दोहराएगा। अगर आपको याद होगा, जब अलेक्जेंडर आया था तो केवल 10,000 सैनिकों के साथ आया था, उसके खिलाफ पोरस के तकरीबन 1 लाख ट्रुप्स थे, लेकिन हार हमारी हुई, जबकि वी हैड एडवांटेज ऑफ 10:1। जब बाबर आया था वो भी 10 से 12,000 घुड़सवारों को लेके आया था, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख ट्रुप्स थे, लेकिन उसके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, वो गन पाउडर लेके आया था, गन्स को लेके आया था, और हम पराजित हुए। बाबर वर्सेस राणा सांगा 10,000 वर्सेस 80,000, हम हारे। क्लाइव 200 सेलर्स के साथ आया था और 200 साल हिंदुस्तान के ऊपर रूल कर गए। ऐसे में हिंदुस्तान किसी प्रकार से इतिहास को नहीं दोहराने देगा। वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम द हिस्ट्री, और हमारी कोशिश है कि हम दुश्मन से, हमारा पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट है जो 15 साल आगे की रणनीति को तय करता है। वो देखता है कि 15 साल तक पाकिस्तान में, चाइना में, या दुनिया भर में कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, वो किस प्रकार से लगेगी, और हमारी कोशिश होती है कि उनको जांचने और पहचानने के बाद हम अपनी फोर्सेस को कंटिन्यूसली रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करें, मॉडर्नाइज करें, ताकि किसी भी हालत में हम टेक्नोलॉजिकली या वेपन वाइज उनसे पीछे ना रह सके। इसी चीज को निगाह में रखते हुए हम हर प्रकार से देश को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में इसी विषय के ऊपर बड़े पैमाने पर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दर्शाया कि हिंदुस्तान जो है साफ तौर पर जानता है कि नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और अगला युद्ध जो है पुराने युद्धों की से बहुत अलग होगा, और उसको लेकर हर प्रकार से हिंदुस्तान की आर्मी को, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, हिंदुस्तान की नेवी को तैयार किया जा रहा है। वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर फ्यूचर रेडी। हम
पुरानी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आज की लड़ाई के लिए नहीं तैयारी कर रहे, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं फॉर अ फ्यूचर वॉर। और हम चाहते हैं कि हम दुश्मन से कुछ स्टेप आगे रहें, ना कि कुछ स्टेप पीछे रहें। फ्यूचर वॉर से एक और ही कनेक्टेड वर्ड साइबर वॉरफेयर है, जिसके मुकाबले के लिए चीन लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। तो भारत इसको लेकर कितना तैयार है? ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान एक समय था जब हिंदुस्तान साइबर टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा कमजोर था और चीन वन ऑफ द लीडिंग साइबर पावर्स इन द वर्ल्ड बन गया था। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार इलेक्ट हुए, सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की शिंजो आबे से, और उन्होंने केवल एक ही चीज मांगी कि हर प्रकार से हिंदुस्तान को साइबर सिक्योर किया जाए। जब वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर से मांगे तो उन्होंने एक ही चीज बोली, साइबर सिक्योर के लिए। जब वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से उस समय मिले, होलैंडे से, एक ही चीज बोली कि हमको साइबर सिक्योरिटी से मजबूत किया जाए। जब वो प्रेसिडेंट ओबामा से मिले तो उन्होंने 3 चीजें मांगी उनसे। एक, हिंदुस्तान को हर प्रकार से साइबर सिक्योर किया जाए, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए। दूसरा, हमको कुछ फोर्स मल्टीप्लायर दिए जाए, जिससे हमारी वायु सेना जो है चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर हावी हो सके। और तीसरा, हमारी नेवी के लिए हमको प्रेडेटर ड्रोन्स वगैरह दिए जाए। और ये आपके पास रोमियो हेलीकॉप्टर जो है, जिनको हम सीहॉक हेलीकॉप्टर कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे अहम हेलीकॉप्टर्स हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए, वो हमको दिए जाए। और उनका नतीजा क्या हुआ है कि हम साइबर में आज काफी ज्यादा मजबूत हैं। जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तब चाइना ने हर दिन हिंदुस्तान को एम्बैरस करने के लिए 300 से ज्यादा साइबर अटैक किए कि हमारे टाइमिंग कोलैप्स हो जाए, हमारा ये कोलैप्स हो जाए। उस समय पूरे देश की जितनी भी आईटी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपने आप को एम्बैरस करने से रोका गया। लेकिन आए दिन चीन जो है हिंदुस्तान के डिफेंस की फाइल्स चुराता था, हमारी इंडस्ट्री की फाइल्स चुराता था, हमारे पीएमओ तक चुराता था इनपुट्स। लेकिन आज उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी विफल हो रहा है। एक समय चाइना की क्षमता आ चुकी थी कि जब लड़ाई से पहले वो हिंदुस्तान में हाहाकार मचा सकता था। वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता था, हमारे इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इन सबको बड़े पैमाने पर हमने सिक्योर कर लिया है। और बहुत बड़े पैमाने पर हमारी बातचीत हो रही है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में, पूरे ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जर्मनी के साथ में, फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में, टू गेट द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि हम हिंदुस्तान को हर प्रकार से साइबर सिक्योर कर सके। और एक हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को सिक्योर भी कर सके, और दूसरा, अगर दुश्मन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे तो हम बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर वो हमारे सिस्टम को हैक करता है तो हम उससे 10 गुना ज्यादा उसके सिस्टम को हैक करें। केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी से हम खुश नहीं है, हम ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी अख्तियार कर रहे हैं, ताकि उसको साफ तौर पे नजर आए कि अगर उसने हमारे खिलाफ कोई छेड़खानी की, जो करेगा, तो हम भी उतने बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। उसने एंटी सैटेलाइट सिस्टम का टेस्टिंग वगैरह किया, हिंदुस्तान ने भी एंटी सैटेलाइट सिस्टम का किया कि अगर लड़ाई के समय में हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को या सर्वेलेंस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमें भी वो क्षमता आ चुकी है चाइना के खिलाफ उसी माफी की कार्रवाई करने के लिए। और दुश्मन वो एक्सेप्ट नहीं करता अनलेस दैट टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड। हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया हुआ है कि वास्तव में आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो 62 का था। हम हर प्रकार से सुरक्षित हैं, हर प्रकार से मजबूत हैं, और हर प्रकार से उसका मुकाबला करने के लिए और उसको एम्बेरस करने के लिए तैयार हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि चीन अब रोबोटिक डॉग्स की तैयारी कर रहा है, जो युद्ध में उसके काम आएंगे। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इंसानों की भूमिका इसमें जरूरी रहेगी? देखो, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो होनी पड़ेंगे। अगर आप देखो, इसराइल और हमास की लड़ाई है, जब तक इसराइल अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर नहीं उतारता, तभी वो कहते हैं राफा के ऊपर हमला करना चाहेंगे, तब तक वो उसके ऊपर हर प्रकार से हामी नहीं हो सकते। उनके जो वॉर एम्स है कि हम हर प्रकार से हमास को खत्म कर दें, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। हमास को गवर्नेंस से हटा दें, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध है, जब तक वो फिजिकली ऑक्यूपाई नहीं करते और अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर नहीं करते उस इलाके में, तब तक वो वास्तव में यूक्रेन के ऊपर हामी नहीं हो सकते। चाइना, यस, रोबोट, अगर आपको याद होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रोबोटिक सोल्जर्स का बड़ी पैमाने पर अटैक इस्तेमाल किया गया था। जब डी-डे हुआ था, नॉर्मंडी लैंडिंग से पहले रोबोटिक सोल्जर्स को उतारा गया था फ्रांस में।
जो वास्तव में रोबोटिक सोल्जर्स थे, एक्चुअल सोल्जर्स नहीं थे, लेकिन इतने कामयाब नहीं हुए। अभी तो रोबोटिक हवाई जहाज बन रहे हैं, रोबोटिक सबमरीन बन रही है, रोबोटिक टैंक्स बन रहे हैं, रोबोटिक बख्तरबंद गाड़ियां बन रही है, रोबोटिक ऑल टेरेन व्हीकल्स बन रही है, बहुत कुछ रोबोटिक बन रहा है और इसमें हिंदुस्तान भी काफी से ज्यादा आगे है। चाइना अगर रोबोटिक डॉग्स बना रहा था, हम भी इसी प्रकार की कई टेक्नोलॉजीज हासिल कर चुके हैं, कई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की फौज में शामिल भी कर चुके हैं। समय समय पर इसका जिक्र होता है, लेकिन हम क्या चीज शामिल कर चुके हैं और क्या नहीं किया है उसका जिक्र करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज द एनिमी ऑल द टाइम वांट्स टू नो कि आपने क्या चीज इंडक्ट की है, कहाँ इंडक्ट किया है, किस प्रकार से इंडक्ट किया है, उसका कैसे इस्तेमाल होगा। एंड आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर ऑन माई पार्ट टू लेट हिम नो दैट। बट हिंदुस्तान, अगर आप देखो इस समय सॉफ्टवेयर में हिंदुस्तान दुनिया में सबसे आगे है और ये तमाम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सॉफ्टवेयर बेस्ड, इस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान बहुत आगे है। अब किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाइना रोबोटिक सोल्जर्स को ला रहा है हमारे खिलाफ तिब्बत में, या रोबोटिक डॉग्स को ला रहा है, या रोबोटिक गाड़ियों को लगा रहा है, तो आप यकीन कीजिए हम हर प्रकार से सक्षम है। हम भी उस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। कश्मीर के युवा और वहां के आतंकवादी गतिविधियों में जमीन पर कितना बदलाव आया है। लोग जम्मू कश्मीर में सेना की शक्ति की बात करते हैं, लेकिन भारत जैसे प्रोफेशनल आर्मी पर ऐसे इल्जाम लगाना बेबुनियाद है। देखो, इल्जाम लगाए जाते थे आज से बहुत साल पहले। जी। कहा जाता था कि हिंदुस्तान की फौज जो है लूटमार कर रही है, हिंदुस्तान की फौज बलात्कार कर रही है। यूएन सिक्योरिटी, यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन बार बार आते थे और हिंदुस्तान को गिल्टी हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे, उंगली उठाते थे। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोर्ट मॉनिटर्ड वगैरह हुई है या सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर्ड हुई है, 98% 99% ने पता लगाया कि ये फेक थी, एलिगेशन झूठी थी। आज कश्मीरी युवक समझ गए हैं, जान गए हैं। आज उस माफी के इल्जाम नहीं लग रहे जिस माफी के इल्जाम पीडीपी की महबूबा मुफ्ती लगाती थी, या उस समय एनसी के लोग लगाते थे। आज ना तो वो लगा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अभी भी कभी कभी कुछ इल्जाम लगाती हैं, लेकिन वो साफ तौर पे जानती है कि उनको कोई बिलीव नहीं करता। उनकी क्रेडिबिलिटी आज जीरो से भी कम है। और आप देखो हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ जो रोज अटैक होते थे, उनके पोस्ट के ऊपर अटैक होते थे, उनके नाकाज के ऊपर अटैक होते थे, उनके जो पेट्रोल कर रहे होते थे ट्रुप्स, उनके ऊपर हमले होते थे, पेट्रोल बम फेंके जाते थे, ग्रेनेड बम फेंके जाते थे, पथराव होते थे। ऑल दैट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। अभी कल ही या 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्रीनगर में थे, एक बहुत वास्ट रैली को उन्होंने संबोधित किया। साफ तौर पे श्रीनगर में और कश्मीर में वहां के युवकों को पता लग गया है कि दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। दे आर नो लॉन्गर, एक समय था जब वो कहते थे हम कश्मीरी हैं, आप हिंदुस्तान, और आप यहाँ क्या करने आए हो। आज वो साफ तौर पे जानते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो इज पार्ट ऑफ, वो आगे सफल होगा, उसमें बहुत उछाल आएगा ओनली एंड ओनली इफ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन मेन स्ट्रीम। और वो आज बड़े पैमाने पर इंडियन मेन स्ट्रीम में, आने वाली इलेक्शन में भी आप देखोगे कि किस बड़े पैमाने पर वहां बदलाव हुआ है। अगर आपको याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री आर्टिकल 370 का हटाने के बाद 5 साल के अंदर पहली बार कश्मीर में गए थे, लेकिन जिस माफिक उनका वहां पे उनको वेलकम किया गया, जिस माफिक लोगों ने उनको ध्यान से सुना, जिस माफिक वहां पे तमाम कार्रवाई, वहाँ IITs आ गए हैं, IIMs आ गए हैं बड़े पैमाने पर। कश्मीर में 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कभी भी नहीं गए थे। पिछले साल लगभग 2 करोड़ टूरिस्ट गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर फॉरेनर्स भी थे। पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान की कोई बॉलीवुड से कोई फिल्म वहां नहीं बनती थी। आज कम से कम 50 से 60 फिल्म जो है वहां बन रही है। सो वास्तव में वंस अगेन दैट एरिया हैज बिकम इंडिया फ्रेंडली। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की सरकार की कोशिश की जा रही है कि वहाँ के युवकों को नौकरियां दी जाए, टूरिज्म को उछाला जाए। वहाँ पे जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, खास करके उनके जो कारपेट्स हैं, उनके शॉल्स वगैरह हैं, उनको उछाल दिया जाए। उनका जो वर्ल्ड क्लास सैफरॉन है उसकी पैकेजिंग सही की जाए, उसके सही प्रकार से मार्केटिंग की जाए। कश्मीर में कई बिलियन डॉलर्स का फ्रूट होता है एनुअली। वो फ्रूट जो था 45 दिन के अंदर अगर उसको नहीं बेचा जाए तो सड़ जाता था। अभी वहाँ पे कई प्रकार के फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जा रही है, और 6 महीने तक उसकी अकल, उसकी शक्ल, उसकी महक को कायम रखा जा सकता है। यानी वहां से उनको 45 दिन में एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है या देश में बेचने की आवश्यकता नहीं है। दे कैन स्टोर इट
एंड दे कैन कंट्रोल द मार्केट एज अगेंस्ट द मार्केट कंट्रोलिंग देम। सो ये बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया है, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है वहां पे जो पहले नहीं थी। अगर आप देखो, कल ही एक ट्रायल रन हुआ है जो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक रेल लाइन, टनल्स के बीच में कई टनल्स हैं, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज है रिवर चेनाब के ऊपर बनी है। और आप क्या क्या नहीं हो रहा वहां पे। और अगर ये आप पीओके की तरफ देखो तो पीओके में कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। दे आर द सेम जहाँ पे वो 1947 में थे उससे भी बदतर हो गए हैं। और वास्तव में वहाँ बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है, उनके खिलाफ बगावत की लहर उठनी शुरू हो गई है। वहाँ के लोग साफ तौर पे कहते हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि आने वाले समय में वहाँ की जो स्टेट असेंबली है, पीओके के लिए कुछ सीट्स को उन्होंने रिजर्व रखा है। तो ऐसे में बहुत कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान को हर प्रकार से फायदा ही फायदा है। और कश्मीरी जो है, जो इल्ज़ाम लगाते थे, वो इल्ज़ाम लगाने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सर, आपके बॉर्डर पे के कुछ यादगार पोस्टिंग के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को भी अनुभव साझा करें। देखो, मैंने हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में काम किया है। पहले मैंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई मैंने ईस्टर्न सेक्टर में लड़ी एज अ हेलीकॉप्टर पायलट। फिर मैंने 4 साल कश्मीर में उन इलाकों में काम किया है जहाँ पर आपका सियाचिन है, जहाँ पे आपका दमचौक है, जहाँ पे आपका गलवान है। उस तमाम इलाके को मैं हाथों की लकीर से बेहतर जानता हूँ। वहाँ का जो वातावरण है हॉरेंडस है, टेरेन जो है, आप सीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अति सुंदर है। वहाँ एज अ टूरिस्ट जाओ तो आप कहेंगे वास्तव में स्वर्ग में आ गए। लेकिन वहाँ पे रहना, वहाँ पे जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। आई हैव ऑपरेटेड इन टेम्परेचर्स ऑफ -63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नहाने के लिए बर्फ को पिघलाते थे, पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाते थे। फिर मैंने सिक्किम में और नॉर्थ ईस्ट में तकरीबन 8 साल काम किया। 20 साल मैंने कार्रवाई की अगेंस्ट इंसर्जेंट्स, कश्मीर में अगेंस्ट इंसर्जेंट्स का कार्रवाई की। 8 साल मैंने पंजाब में, जब पंजाब में इंसर्जेंसी हुई वहाँ काम किया। फिर जब बोडोलैंड की मूवमेंट स्टार्ट हुई ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे बड़े पैमाने पर काम किया। नागालैंड में जब इंसर्जेंसी थी वहाँ पे काम किया। बहुत बड़े पैमाने पर जब 1967 में नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्ट हुई नक्सलबारी के पास से, तो मैं तकरीबन 2.5 साल 8 to 7 पार में रहा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 20 साल अपनी ज़िंदगी के मैंने एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में लगाए। 14 साल मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा। देश हमारा बहुत ही सुंदर है, देश बड़ा मजबूत है। देश का बहुत लाजमी है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में जाए। वास्तव में नॉर्थ ईस्ट इज द जूल ऑफ इंडिया, और इस जूल को वास्तव में जूल का रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं दी मॉडर्न गवर्नमेंट। एक समय था जहाँ वहाँ के जो 8 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। आज तकरीबन सारी स्टेट्स के ऊपर रेल कनेक्टिविटी हो गई है, रोड कनेक्टिविटी हो गई है, एयर कनेक्टिविटी हो गई है। और जितना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया गया है उतना शायद आज से 60 साल पहले तक नहीं हुआ था। बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूवमेंट हो रही है जम्मू कश्मीर में। फिर जहाँ तक बॉर्डर एरियाज का ताल्लुक है, वहाँ से हमारे लोग जो है रिवर्स माइग्रेशन हैड स्टार्टेड। वहाँ पे कुछ प्रकार की सुविधा नहीं थे, कोई हॉस्पिटल नहीं थे, कोई एजुकेशन के सिस्टम नहीं थे, कोई हेल्थ केयर के साधन नहीं थे। तो वहाँ के लोग जो है बॉर्डर एरियाज खाली होते जा रहे थे, जो हमारे लिए जबरदस्त चिंता का विषय था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, उन वहाँ जितने भी गांव हैं उनको हर प्रकार से मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। वहाँ स्कूल इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, वहाँ हेल्थ केयर सिस्टम इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। आप देखो जिस माफी का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान बढ़ा उछाल रहा है, इट इज टोटली अनपैरेलल्ड। अनेकों टनल्स बन गई है। आप ब्रह्मपुत्र के नीचे भी टनल बनाना जा रहे हो ताकि आप कनेक्टिविटी ऑल वेदर रहे और उसको दुश्मन डिस्टर्ब ना कर सके। अभी सेला टनल का लॉन्च किया है, उधर आपने देखा है कश्मीर में कई प्रकार की टनल बन गई है। जुजीला के पास भी टनल बन रही है। फिर आपका जो उस दूसरा रूट है मनाली की तरफ से, उधर भी टनल्स बन गई है। तो यानी दूसरे लफ्जों में बहुत बड़े पैमाने पर आप बॉर्डर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो पहले कभी नहीं दिया गया था।
आपने अभी नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग का भी जिक्र किया। वहाँ पे अधिकतर हमने देखा है कि आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर लगातार विरोध होता रहा है लोगों का। तो कितना मुश्किल होता था कि हाँ, लोगों को ये समझा पाना कि सेना जो है वो आपकी दोस्त है, आप ही की हिफाज़त के लिए वहाँ पे मौजूद है। देखो, ना तो कश्मीर के लोग इसको एक्सेप्ट करते थे, ना नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्सेप्ट करते थे। और हमेशा ही उनको लगता था कि सेना जो है, वो वास्तव में कई बारी अपने पावर्स का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन वास्तव में वहाँ पे अगर शांति को बहाल करना था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप करना था, तो बहुत लाज़मी था कि आर्म्ड फोर्सेस के स्पेशल पावर एक्ट लागू किया जाए, ताकि आर्म्ड फोर्सेस जो है अपना काम सही तरीके से कर सके विदाउट एनी डिसरप्शन। यस, बड़े पैमाने पर विरोध होते रहे, लेकिन आज देखो नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह, कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सारे नॉर्थ ईस्ट से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं आपके अरुणाचल में, खास करके जो चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना की तरफ से कोशिश होती है कि वहाँ पे गड़बड़ी करने के लिए। और कुछ और डिस्ट्रिक्ट रह गई हैं, असम में से हर प्रकार से हट गया है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में से हट गया है। तो काफ़ी से ज़्यादा आपको याद होगा, एक मिजोरम की एक लड़की थी जिसने तकरीबन 11-12 साल तक इसके खिलाफ कार्रवाई करती रही। शी वेंट इनटू फास्ट टू डेथ वगैरह। जी, इरोम शर्मिला। जी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को नहीं हटाया गया था, क्योंकि अगर उसको हटा दिया जाता तो फौज अपने कार्रवाई नहीं कर सकती थी और उस इलाके को सिक्योर नहीं कर सकती थी जो किया गया। उसका लाभ आज खुद लोग महसूस कर रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है मणिपुर में दोबारा लगाया जाए, और वो लगा भी हुआ है उन इलाकों में। क्योंकि अगर आपको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेके कार्रवाई करनी है तो सारी फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, वो हमला करके निकल जाएंगे जब तक आपको मजिस्ट्रेट की सैंक्शन मिलेगी। ऐसे में फोर्सेस जो अपना काम नहीं कर सकती, और अगर फोर्स को ये लगे कि मैंने कोई भी कार्रवाई की है देश के हित में, देश की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, और कल मेरे को हर समय कोर्ट्स में जाना पड़े, तो कौन सैनिक जो है इस माफी की कार्रवाई करेगा, या कौन कमांडर है जो उस माफी का रिस्क को एक्सेप्ट करेगा। जी उस समय सर। स्पेशल पावर एक्ट की आवश्यकता थी। जहां सरकार को नजर आया कि आज आवश्यकता नहीं है, वहां से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा लिया गया है। कश्मीर के भी कुछ इलाकों में से, अगर आपको याद होगा, जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंसिस्ट किया था कि साउथ कश्मीर कंप्लीटली पीसफुल हो गया है। और उस समय साउथ कश्मीर से जो पुलवामा है, अनंतनाग है, शोपियां, कुलगाम से, वहां से सैनिकों को काफी बड़े पैमाने में हटा लिया गया था। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां से हटा लिया गया था। उसका नतीजा हुआ कि आतंकवादियों ने उसी इलाके को सबसे बड़ा गढ़ बना दिया। आज यही इलाके हैं, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग, जहां कुछ साल पहले फरिश्ते भी जाने से घबराते थे। सबसे बड़ा आतंकवाद का जड़ भी यही बन गया था। और इसका मुख्य कारण यही था कि उस समय सरकार ने एनसी के जो चीफ थे उमर अब्दुल्ला, उनकी बात को मानते हुए वहां से काफी से ज्यादा फौज को हटा लिया गया था, जिनको वापस में रीइंडक्ट करना पड़ा उस इलाके में, वापस शांति को बहाल करने के लिए। सर, मेरा आखिरी सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि भारत इसको लेकर कितना तैयार है? मैं 2002 में रिटायर हुआ था, जी। और 2002 में जब मैं एयर डिफेंस कॉलेज का हेड था, उस समय हमारे एयर डिफेंस कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कुछ हद तक साइबर वॉरफेयर के बारे में शिक्षा दी जाती थी। और मैं 2002 में रिटायर हुआ था। अगर 2002 में हम अपने आप को ट्रेन कर रहे थे एमसीटी में बड़े पैमाने पर अपनी फोर्सेस को ऑल ओवर, तो आज हम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। आज तो 2024 है, और ये हम अपने ट्रुप्स को ट्रेनिंग 2002 में जब मैं रिटायर था उससे भी पहले से ट्रेन कर रहे थे। इसलिए एक देश को किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स मल्टीप्लायर्स इन टुडेज एनवायरनमेंट, और इसके ऊपर हमने आज से 25 साल पहले से ध्यान देना शुरू किया हुआ है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं हर प्रकार की, क्योंकि दुश्मन जब आता है वो हमारी रडार्स को जैम कर सकता है, लेकिन जब वो जैम करता है तो हम उस जैमिंग को तोड़ के उसको जैम करते हैं, फिर वो जैम करता है, फिर रिवर्स जैमिंग करते हैं। ऐसे हम पीछे नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है सर, इसी बात के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।